हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क पीवाईक्यूज, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लेटेस्ट एग्जाम यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे गए थे। जो यूनिट कवर करेंगे आज की वीडियो में दैट इज़ आईसीटी, विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट से जितने क्वेश्चंस आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम्स में। फाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूँगी दैट वी हैव लॉन्च आर रैपिड फायर रिवीजन ई बुक्स। सो 2 ई बुक्स हैं। रैपिड फायर रिवीजन ई बुक जो पेपर 1 की है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें पूरा सिलेबस जो है पेपर 1 का कवर हो रहा है, ऑल द 10 यूनिट्स। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है और आपको पीवाईक्यूज भी हाईलाइटेड मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव पीवाईक्यू बुकलेट। तो पीवाईक्यू बुकलेट जो है, उसमें जो पीवाईक्यूज है वो यूनिट वाइज ऑर्गेनाइज है, ठीक है, एंड ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज है, लाइक ईयर वाइज ऑर्गेनाइज हैं। तो दोनों केसेस में ईयर वाइज एंड यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि ये जो लेटेस्ट एडिशन की हमारी ये बुक है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, सो यू कैन ऑल्सो बाय दीज बुक्स। आप इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.eduseeker.in, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा। So yes, without wasting much time, let's start with the question. So जो पहला क्वेश्चन था, that was which of the following is the first completely open source mobile operating system developed by Google, meaning that it is free to any cell phone mobile network. तो आपसे पूछा गया था कि ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो गूगल ने डेवलप करा है, एंड ओपन सोर्स से ये भी बता दिया गया है दैट इट इज फ्री टू एनी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3rd, विच इज एंड्रॉयड। सो लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस एज वेल एज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए, एंड्रॉयड जो है वो पहला ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने डेवलप करा था 2008 में। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो ऑब्वियसली ये फ्रीली अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर्स के पास कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं दूसरी डिवाइसेस के ऊपर। ऑल्सो ये लाइनक्स बेस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है कंपनीज के पास, मैन्युफैक्चरर्स के साथ पास, कि वो लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि सैमसंग है, वन प्लस है, रेडमी है, नथिंग है, अब तो बहुत एंड्रॉयड कंपनीज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, अगर एक मोबाइल फ़ोन है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी ब्रेन की तरह काम करता है। इसका मतलब कि वो हेल्प करता है कि उसमें आप जितनी भी ऐप्स हैं वो रन कर सकें, एंड ऑल्सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल भी करता है कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है। सो जो इसमें पर्टिकुलरली कहा गया था ओपन सोर्स, तो इसका मतलब ये था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें जो भी कोडिंग हो रही है वो हर कोई देख सकता है, वो यूज़ कर सकता है और उसे चेंज कर सकता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड फिर अपने फ़ोन्स में जो है इंस्टॉल कर सकता है, एंड इट इज़ फ्री। सो दैट इज़ बेसिकली एंड्रॉयड, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय गूगल इन 2008, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइनक्स बेस्ड है, तो मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इसे यूज़ करते हैं, जैसे सैमसंग हो गया। तो जैसे आप देखें, सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं, वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं, वो दिखने में अलग अलग होते हैं, बट वो दोनों एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं। तो इट जस्ट चेंज हाउ इट लुक्स, ठीक है, और उसमें थोड़े फीचर्स जो है वो थोड़े इनमें ऐड ऑन हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ ओपन सोर्स, ठीक है। वेयरएज अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, सो दैट इज़ सिम्बायन। तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोकिया ने यूज़ किया था, बट ये ओपन सोर्स नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, और अब तो ये आउटडेटेड भी हो गया है। iOS जो है वो एप्पल ने डेवलप करा है, और ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कोई भी फ़ोन अदर देन आईफोन इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते iOS। देन द लास्ट ऑप्शन वाज विंडोज़। तो विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ स्टॉप मेकिंग इट। So yes, these are the explanation for the other options as well. Now let's move with the next question. So the next question is आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा था, 2 लिस्ट थी। एक पहली लिस्ट थी, उसमें दिए गए थे एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर, एंड लिस्ट सेकंड में दिया गया था अप्रोप्रिएट डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। सो नाउ दिस इज द फॉलोइंग लिस्ट एंड दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। नाउ आपको मैच करना था, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 4th। सो लेट्स डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर होता क्या है। तो देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली किसी भी सोर्स से विदाउट टाइपिंग इट मैन्युअली, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर। अब कुछ मशीन्स और डिवाइसेस जो है वो रीड करती हैं और स्कैन करती हैं डाटा को डायरेक्टली। तो सबसे पहला जो आपका दे रखा था दैट वाज कॉन्टैक्टलेस
क्रेडिट कार्ड्स. तो इसका जो करेक्ट मैच था दैट वाज सेकंड विच वाज RFID रीडर, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. और ये कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करा जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कार्ड्स को बस क्या करते हैं, टैप करते हैं मशीन के ऊपर. इसमें आपको स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना इंसर्ट करने की ज़रूरत होती कार्ड्स को. एंड आप बस टैप करते हैं और ये स्कैन करके अपना पेमेंट आपका हो जाता है. तो जैसे कि आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेस जो हैं या फिर जो कुछ ATM कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनमें टैप का ऑप्शन होता है, तो उसमें कोई भी टच ज़रूरी नहीं होता, ओनली स्कैन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्कैन होके भी चीज़ें का पेमेंट हो जाता है. सो दैट इज़ वाई जो पहला है उसका करेक्ट मैच है सेकेंड विच इज़ RFID रीडर. सो द नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस आंसर्स इन एन एग्जामिनेशन. तो इसका करेक्ट जो मैच होगा दैट इज फोर्थ विच इज OMR. तो इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, क्योंकि ये स्कैन करते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर शीट्स को. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल मशीन्स होती है जो स्कैन करती हैं कि जो भी फिल्ड बबल्स हैं उनको. ठीक है, और फिर आंसर को कैप्चर्स करती हैं. जैसे कुछ एग्जाम्स में होता है, अभी भी नीट में होता है, ज़्यादातर एंट्रेंस टेस्ट में आपको OMR आंसर की देखने को मिलती है. सो यस, देन द नेक्स्ट इज स्कैन आइटम्स एट अ कंप्यूटराइज टिल. तो कंप्यूटराइज टिल से मतलब होता है बिलिंग काउंटर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट विच इज़ बार कोड रीडर. तो ये यूज़ होता है सुपर मार्केट्स में, देखेंगे आप रिटेल स्टोर्स में जहाँ पे एक बिल जो है वो कंप्यूटराइज होता है. आप किसी भी सुपर मार्केट में जाओगे वहाँ आप देखोगे कि आप प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हो. ठीक है, और फिर एक रेड लाइट स्कैनर होता है जो उसका बार कोड रीड करके उसके जो भी अमाउंट होता है वो बिल में लगा देता है. तो ये जो मशीन होती है इट इज़ कॉल्ड बार कोड रीडर. ठीक है, ये स्कैन करता है एंड देन इट एडेड द प्राइस एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. सो दैट इज़ द करेक्ट मैचेस. Then the last was convert printed or handwritten documents into an editable electronic format. तो इसका करेक्ट जो मैच है दैट इज थर्ड विच इज OCR. OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. तो ये कन्वर्ट करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में. ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क ऑफ फिशिंग फॉर द टारगेट यूजर्स. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. क्योंकि देखो अगर फिशिंग हो रही है तो कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो उसमें पूछा गया है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. तो देखिए, तो सबसे पहले जानिए कि फिशिंग होता क्या है. तो फिशिंग जो है वो एक साइबर अटैक होता है जहाँ पे अटैकर्स जो है वो इम्पर्सोनेट करते हैं जो भी लेजिटिमेट एंटिटीज़ होती हैं उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, जैसे कि कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, फाइनेंशियल डाटा है या पर्सनल डिटेल्स है. ठीक है, तो इमेजिन करिए आपके पास कोई मैसेज आया है या फिर ईमेल आया है दैट लुक्स लाइक कि वो आपकी बैंक से आया है. ठीक है, या फिर आपने कोई ऑर्डर करा था अमेजोन से तो आपको लग रहा है कि वो अमेजोन से मैसेज आया है. ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो. ठीक है, और फिर अपने अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करो. पर यही जो चीज़ होती है ये ट्रैप होता है. तो इस टाइप की जो मैसेजेस होंगे वो फिशिंग में आएंगे. ठीक है, क्योंकि ना ही अगर कुछ आपने देखोगे बैंक से मैसेजेस आते हैं पर वो आपकी बैंक से होते नहीं हैं. अगर आपने उन पे लिंक पे क्लिक कर दिया या OTP दे दिया तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा और उसमें से वो लोग जितना अमाउंट चाहें वो विड्रॉ कर सकते हैं. सेम तो इसी वजह से ये जो एक्टिविटीज़ होती है इनको हम बोलते हैं फिशिंग. ठीक है, तो कि जो क्रिमिनल होता है वो प्रिटेंड करता है टू बी समवन एल्स ट्रस्टवर्दी. तो इसीलिए वो ऐसे अकाउंट बनाएंगे कि आपको ऐसे फील होगा कि अमेजोन से मैसेज आ रहा है या जहाँ से भी आपने ऑर्डर करा है या फिर किसी बैंक का मैसेज होगा, बल्कि वो रियल नहीं होता. दे इम्पर्सनेट, मतलब वो दिखाते हैं कि वो लेजिटिमेट एंटिटी है पर ऐसा होता नहीं है. सो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ फिशिंग. अब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी राइट आंसर क्यों है? बिकॉज अगर कोई किसी से कोई चीज़ चुरा रहा है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है जैसे कि बैंक डिटेल्स, बैंक लॉगिंग्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, तो ऑब्वियसली या तो वो उससे मनी लेंगे उसके अकाउंट से या फिर उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे लोन या फिर ऑनलाइन शॉप करने के लिए या फिर उसके जो बाकी अकाउंट्स हैं उनको हैक करेंगे. तो दैट इज़, अब ये सब तो फ्रॉड के अंडर ही आता है ना, तो इट इज़ द मेन रिस्क ऑफ फिशिंग. इसलिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जो है वो करेक्ट आंसर है. सो द मेन रिस्क फॉर फ्रॉडलेंट यूजर्स द मेन रिस्क फॉर यूजर्स इज़ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, अनऑथोराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं और डाटा को भी ब्रीच करा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कनेक्टिविटी फॉल्ट जो है वो फिशिंग डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरनेट कनेक्टिविटी. उसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो ऐसा हैम्पर होता नहीं है. डाटा डिलीशन का भी देखा जाए तो टिपिकली उसमें डाटा को चुराया जाता है पर डाटा को डिलीट नहीं करा जाता है. मतलब आपके पास से डाटा ले लेंगे पर ऐसा नहीं कि वो डाटा आपके पास से चला गया. देन द नेक्स्ट इज पावर रिडक्शन. तो फिशिंग डज नॉट इम्पैक्ट पावर सप्लाई. तो मेन जो था इसका करेक्ट आंसर वो था फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. दैट इज योर ऑप्शन नंबर third. So yes, now let's move with the next question. So the next question is, mobile games were the first to popularize
which uses an image of an actual place or thing and adds digital information to it. So you have the following options कि जो मोबाइल गेम्स हैं उन्होंने दे वर द फर्स्ट जिन्होंने पॉपुलराइज करा था. इनमें से कौन सी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एक इमेज होती है वो एक्चुअल प्लेस की हो या फिर किसी चीज़ की हो और उसमें हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज़ योर ऑगमेंटेड रियलिटी. सो हाउ लेट्स डिस्कस इट डिटेल. सो क्योंकि इस करेक्ट आंसर जो है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ऑगमेंटेड रियलिटी जानते हैं क्या होता है. तो देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रियल वर्ल्ड को कंबाइन करती है डिजिटल एलिमेंट्स के साथ. इसमें रियल वर्ल्ड इमेजेस जैसे कि प्लेस की या फिर ऑब्जेक्ट की वो ऐड करी जाती हैं. ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ऐड करी जाती है रियल वर्ल्ड इमेजेस के ऊपर. ठीक है, जैसे कि ग्राफिक्स, साउंड्स या फिर एनिमेशन. ये समझिए कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. आपने बहुत पॉपुलर गेम था दैट वॉज पोकेमॉन गो. तो वो पॉपुलर इसीलिए हुआ था बिकॉज दे यूज ऑगमेंटेड रियलिटी. इस गेम में क्या होता था, प्लेयर्स जो थे वो देख सकते थे कि पोकेमॉन जो है वो रियल वर्ल्ड लोकेशंस पे अपीयर हो रहा है थ्रू देयर फोन कैमरा. तो ये जो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो वर्चुअल रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो है कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करी जाती है. तो उसमें होता ये था कि आप अपना फ़ोन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन का कैमरा, एंड यू आर लुकिंग एट योर लिविंग रूम. ठीक है, अपना लिविंग रूम. ठीक है, सडनली आप देखेंगे स्क्रीन पे एक जो कोई पिकाचू है या कोई भी कार्टून कैरेक्टर है वो आपके सोफा पे बैठा है लिविंग रूम में. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है. ठीक है, देयर इज नो पिकाचू देयर या फिर नो कार्टून कैरेक्टर, पर वो आपका फ़ोन जो है वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है. ठीक है, अब वो जो एक्स्ट्रा थिंग जो हमने ऐड करी है कोई भी कार्टून कैरेक्टर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐड करा गया है. सो दैट इज व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी इज. ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड और उसमें डिजिटल स्टफ को ऐड कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे कि साउंड्स हो गया, इमेजेस हो गए, एनिमेशंस हो गए, ताकि वो जो गेम है वो काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए. एंड पोकेमॉन गो जो है वो इसका रिलेटेबल एग्जाम्पल भी है. उसमें क्या होता था, आप यू वॉक अराउंड योर स्ट्रीट्स, ठीक है, अपने फ़ोन के साथ, और जब आप देखते थे वर्ल्ड को थ्रू द फोन कैमरा तो आपको पोकेमॉन के कैरेक्टर्स दिखते थे रोड के ऊपर या फिर जहाँ भी आप जा रहे हैं, अपने गार्डन में, कहीं भी, इवन इन योर किचन, बट वो एक्चुअली उधर होते नहीं थे. तो योर फोन एड्स देम डिजिटली, सो दैट इज बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑल्सो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि वाई वर्चुअल रियलिटी जो है वो करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में क्या होता था कि वर्चुअल रियलिटी में पूरा इमेजिनरी एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है, कंप्लीट इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करा जाता है. वर्चुअल रियलिटी में आप स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है, गॉगल्स पहनते हैं ताकि आपको पूरा न्यू डिजिटल वर्ल्ड दिखे, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम यूनिवर्स. ठीक है, पर यू डोंट सी द रियल वर्ल्ड. पर ऑगमेंटेड रियलिटी में आप रियल वर्ल्ड देखते हैं पर उसके ऊपर जो है डिजिटलाइज चीज़ें एडिट की गई हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस जो थे मिक्स्ड रियलिटी एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है, एक ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन होता है, आप ये समझिए ऑगमेंटेड रियलिटी का, जहाँ पे डिजिटल थिंग्स को भी आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं. और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है वो यूज़ करा जाता है इंजीनियरिंग में या डिज़ाइन ड्राइंग्स में डिटेल में बनाने के लिए, बट इट इज़ नॉट फॉर गेम्स. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑगमेंटेड रियलिटी. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an internet standard that allows for adding media attachments to an email is called which among the following. So yes, जिसके थ्रू आप मीडिया अटैच कर सकते हैं अपने मेल्स में, तो वो जो इंटरनेट स्टैंडर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज MIME. सो व्हाट इज MIME, ये आपको पता होना चाहिए. तो देखिए बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड जो अलाउ करता है ईमेल्स को कि आप उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया अटैच कर सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो. नॉर्मली जो ईमेल सिस्टम होता है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, पर अगर आप MIME जो है उसको यूज़ करते हैं, उसका एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो आप इसमें मल्टीमीडिया कॉन्टेंट भी सेंड कर सकते हो. आप ये इमेजिन करो, आप एक ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, यू आर राइटिंग एन ईमेल टू अ फ्रेंड. ठीक है, अब पहले ईमेल में सिर्फ आप प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर सकते थे, PDF या डॉक्यूमेंट फाइल. ठीक है, बट अगर आपको अपने दोस्त को फोटो भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट मैसेज, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड एक ये स्मार्ट आप समझ सकते हैं एनवेलप की तरह है, जहाँ पे इट नॉट ओनली कैरीज योर मैसेज बट ऑल्सो जो भी आप एक्स्ट्रा थिंग्स इसमें ऐड करना चाहेंगे, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, वट एवर. सो येस, वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट आंसर, सो लेट्स डिस्कस दोज ऑल्सो. तो दैट the first is DHCP, so that is Dynamic Host Configuration Protocol. तो इसे यूज़ करा जाता है जब आपको ऑटोमेटिकली असाइन करा जाता है IP एड्रेसेस को असाइन करते हैं टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ सिस्टम दैट गिव्स योर कंप्यूटर एन आइडेंटिटी, जहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं
टू द इंटरनेट. तो इसका ईमेल्स या फाइल से कोई रिलेशन नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज HDMI. सो HDMI का जो फुल फॉर्म है दैट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. सो बेसिकली एक ही केबल स्टैंडर्ड होता है. So basically it is a cable standard for transmitting high quality video content या फिर audio signals between the devices जैसे कि TVs and computers. तो basically ये केबल होती है जिसको आप यूज़ करते हैं अपने कनेक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप को टू अ टीवी या फिर मॉनिटर, सो दैट यू नो वो वीडियोज़ को या फिर जो गेम्स है वो उनको शो करे. सो इट इज़ अ हार्डवेयर, पर ये इससे तो रिलेटेड है ही नहीं मेल से. आपने देखा होगा HDMI केबल्स, अगर आप स्मार्ट टीवीज़ लगाते हो तो HDMI केबल से अटैच करी जाती है. अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और आपने मॉनिटर बाय करा है और आपको चाहते हैं कि जो लैपटॉप की जो चीज़ें हैं स्क्रीन वो मॉनिटर पे कास्ट हो, तो आप HDMI केबल्स यूज़ करते हो उसके लिए. सो येस. देन द नेक्स्ट इज FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सो बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हो ओवर द इंटरनेट, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ईमेल. सो इट इज़ बेसिकली यूज टू अपलोड या फिर आप डाउनलोड कर रहे हैं फाइल्स को टू एंड फ्रॉम अ वेबसाइट या फिर सर्वर. ठीक है. तो इट इज़ नॉट यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स. ठीक है. सो येस, बेसिकली इट इज़ लाइक अ कुरियर सर्विस टू सेंड अ फुल फोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट. ठीक है. नॉट जस्ट वन फाइल इन अ ईमेल. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विद मैच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है मालवेयर्स और लिस्ट सेकेंड में दे रखा है इन मालवेयर्स की डेफिनेशन. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4th. सो हाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले जो दे रखा था दैट वाज ओके. सो ये जो क्वेश्चन था तो वो थोड़ा एक ही स्क्रीन पे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए दूसरी स्लाइड पे इसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके लगाया है. सो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. हाउएवर मैं करेक्ट आंसर बता दिया. सो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4th. तो डिस्कस करते हैं क्यों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है वन बाय वन. तो सबसे पहले आएगा रैंसमवेयर, जिसका करेक्ट मैच है ए का 3rd, क्योंकि रैंसमवेयर जो होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर जो लॉक करता है और इंक्रिप्ट करता है आपकी जो डाटा की फाइल्स होती हैं और फिर डिमांड करता है मनी टू अनलॉक दैम. तो दैट इज़ वाई इसका नाम वहाँ से आया रैंसम, क्योंकि ये रैंसम मांगता है आप ही की फाइल्स को अनलॉक करने के लिए, आपसे पैसे मांगता है. सो दैट इज़ वाई इसका नाम वहाँ से आया रैंसमवेयर. देन नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. इसका करेक्ट मैच है 1. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें सीक्रेटली ये वो आपकी चीज़ों को देख रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा व्हाट यू डू ऑन योर कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है. और फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये स्टील करता है. थर्ड इज़ वॉर्म, दैट इज़ थर्ड इज़ देन सी इज़ वॉर्म. तो इसका करेक्ट मैच है 4th. तो इट इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम जो पूरे आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है विदाउट नीडिंग एनी एक्शन फ्रॉम द यूजर्स. सो येस. एंड द लास्ट इज योर ट्रोजन हॉर्स. तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज 2nd, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर जो लगता तो है कि वो सेफ है एंड इट इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम, पर एक्चुअली ये आपके कंप्यूटर को हार्म कर देता है वंस यू रन इट. सो बेसिकली रैंसमवेयर जो है आप ये समझिए इट इज़ लाइक अ डिजिटल किडनैपर. ठीक है. इमेजिन करिए वन डे आपने अपना लैपटॉप खोला और आपकी जितनी भी फोटोज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स और वीडियोज़ हैं वो लॉक्ड हो गई हैं और आपके पास एक मैसेज अपीयर हो रहा है कि आपको 10,000 रुपये देने हैं, अदरवाइज विल नेवर सी योर फाइल्स अगेन. तो अब उसमें आपसे रैंसम मांगी. सो दैट इज़ बेसिकली अ रैंसम मनी. सो उसका नाम वहाँ से है रैंसमवेयर. स्पाईवेयर जो है उसका भी समझिए कि वो एक सीक्रेट स्पाई सॉफ्टवेयर है. वॉर्म जो है वो एक सेल्फ स्प्रेडिंग वायरस की तरह काम करता है. इमेजिन अगर आप एक कोई इन्फेक्टेड फ़ोन से कुछ चीज़ें फाइल सेंड कर रहे हैं तो जो वायरस है वो ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में चला जाएगा विदाउट आस्किंग यू. जो वॉर्म होता है वो स्प्रेड करता है लाइक वायरल व्हाट्सएप मैसेजेस, बिकॉज जो वर्ड्स है इवन दो, सो इट copies itself and it spreads from one computer to another without your permission also. So yes, Trojan horse जो है आप ये समझिए it is like a fake friend. So you download something जो देखने में लगता है it's like a game या फिर कोई useful software है, but once you open it you start harming your own system. So that is just like the Trojan horses in Greek mythology, that it looks harmless but outside but it carries danger inside. So a fake friend. So yes, या फिर whoever is fake to you. So yes, that is why the correct answer is your option number 4th, which is A ka 3rd, B ka 1st, C ka 4th and D ka 2nd. Now let's move with the next question. So the next question is which of the following are the advantages of e-commerce for consumers? तो ये statements दी गई थी, इनमें से आपको बताना थी कौन सी statement जो है वो ये बताती है कि e-commerce के क्या क्या advantages हैं consumers के लिए और जो correct हैं. So now you have the following options और इसमें जो correct answer है that is your option number 3rd, that is A, C and D. So how let's discuss. तो जो पहली जो statement थी that is they save time by visiting website instead of stores.
तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बिकॉज शॉप जब आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर को अलाउ कर रहे हैं कि वो घर बैठे ब्राउज कर सकता है और प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, ठीक है। तो उसमें उसका टाइम बच रहा है फिजिकली गोइंग कि उस जगह को उस स्टोर पे उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड तो टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो रहा है, तो ये करेक्ट है ई कॉमर्स के बारे में। क्योंकि आप देखेंगे आप मिंत्रा से शॉप कर रहे हैं, अमेजोन से शॉप कर रहे हैं, अब तो ब्लिंकिट भी आ गया है, तो आपको सब्जी वगैरह लेने भी नहीं जाना पड़ता है और कोई भी चीज़ लेने नहीं जाना पड़ता इवेंचुअली देखा जाए। तो ये धीरे धीरे खैर इसने हमारी लाइफ को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि पहले इंसान इसी बहाने निकल भी जाता था, पर अब क्या है, खाना आप जोमेटो स्विगी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पहले चलो ये था कि अब खाना आ सकता है, पर अगर घर पे कुछ बनाना है तो उसके लिए चीज़ें लेने जाना पड़ता था, अब तो वो ज़रूरत भी नहीं है। चाहे आपको वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, इट इज़ एट योर डोर स्टेप्स। सो ये टाइम तो सेव हो रहा है, बट हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एनीवेज देन द नेक्स्ट वॉज जो करेक्ट है दैट इज दे कैन चूज, स्टेटमेंट सी जो थी कि दे कैन चूज गुड्स फ्रॉम एनी वेंडर इन द वर्ल्ड। तो जो ई कॉमर्स है उसका फ़ायदा यही है क्योंकि आपको उसमें जोग्राफिकली की तो मूव करना नहीं है, तो जोग्राफिकल जो बैरियर्स है वही तो इसमें रिमूव हो रहे हैं। तो जो कस्टमर है आप अपना प्रोडक्ट्स ले सकते हैं किसी भी डिफरेंट सेलर वर्ल्ड वाइड से। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई शू लेना है तो आप इंटरनेशनल वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे आपको किसी कंपनी का जो शू है, किसी ब्रांड का जो शू है वो सस्ता मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ योर ऑप्शन। देन स्टेटमेंट डी है वो भी करेक्ट है, दैट इज दे कैन शॉप नो मैटर देयर लोकेशन, टाइम एंड कंडीशन। ऑब्वियसली क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मिंत्रा रात के 12 बजे बंद हो जाते हैं या अमेजोन रात के 12 बजे बंद हो जाते हैं। इवन दो फॉर दैट मैटर कोई भी वेबसाइट, सारी वेबसाइट जो होती है वो 24/7 अवेलेबल होती हैं। आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे ऑर्डर कर सकते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती नहीं है। एनी टाइम एनी वेयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू नो वेयर आर यू फ्रॉम, हाउएवर यू नीड टू हैव द इंटरनेट। सो येस ये भी करेक्ट है। हाउएवर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट बी जो थी, बिकॉज स्टेटमेंट जो बी जो है वो ये कहती है कि दे हैव लिटिल रिस्क ऑफ हैविंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरसेप्टेड। ये इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज हमेशा देयर इज रिस्क ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बीइंग इंटरसेप्टेड ऑनलाइन। सो डिस्पाइट कितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स हो, इंक्रिप्शन हो, पर ये तो एक रिस्क रहता ही है। सो येस दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज A, C and D. So yes, now let's move with the next question. So the next question is, which of the following electronic technology is the key technology for making the 4th generation electronic computer? So now you have the following options, और इसमें जो correct answer है that is your option number 4th which is microprocessor based. So basically ये समझिए कि जो 4th generation computers थे that is from 1970s onward and present, वो based हैं ऑन माइक्रोप्रोसेसर्स, ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है सीपीयू को ऑन अ सिंगल चिप। अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, जैसे जो माइक्रोप्रोसेसर्स ने जो अर्लियर टेक्नोलॉजीज थी उनको रिप्लेस कर दिया, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गए जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने यूज़ करे थे, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थर्ड जनरेशन ने यूज़ करे थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने यूज़ करे थे। तो बेसिकली जो माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं दे इनेबल्ड स्मॉलर, we can say faster and more efficient computers with greater processing power. Examples जो भी आपके लैपटॉप्स वगैरह हो गए, आप देख पा रहे हैं आप कितने स्लिम लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ कि देखिए जो पहला, आप याद रखिएगा कि जो पहला मोबाइल फ़ोन था वो कितना हैवी, अगर आपने देखा होगा अर्लियर जो यूज़ होता था, ठीक है, वो बहुत हैवी मोबाइल फ़ोन्स होते थे। आई हैव स्टिल एट माई होम, मेरे दादा या मेरे पापा के पास था उस टाइम पे। तो वो जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी इतनी भारी है कि आजकल के आप 3-4 फ़ोन मिला लेंगे तो उतनी उसकी बैटरी इतनी भारी होती है। सो दे यूज टू बी वेरी बिग, वेरी हैवी, ठीक है, और उनको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करा जाता था, नो अदर एक्टिविटीज़। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो होते थे वो भी ऐसे ही ह्यूज होते थे और उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करा जाता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को आप ये समझिए जैसे अर्ली की पैड मोबाइल्स आए जो थोड़े स्मॉलर थे बट बेटर थे। तो ये जो कंप्यूटर्स होते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करा था। फिर आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करा था। और फिर स्मार्टफोन्स को कंपेयर कर लीजिए आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से, तो दे यूज़ माइक्रोप्रोसेसर्स। माइक्रोप्रोसेसर्स ये समझिए कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर की तरह होता है, ठीक है, और इट फिट्स ऑन अ वेरी टाइनी चिप, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वो चिप जो होती है वो एक कॉइन से भी ज़्यादा स्मॉल होती है। एंड इट कैन हैंडल ऑल द मेजर टास्क, चाहे वो कैलकुलेट करना हो, चाहे आपके प्रोग्राम्स को रन करना हो कंप्यूटर पे, या फिर कंट्रोलिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सो येस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कंप्यूटर टर्म्स हैं और उनके क्या पर्पस दे रखे हैं। सो उनसे आपको करेक्टली मैच करना सर। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर
third. So let's discuss one by one. ऑल्सो दिस इज़ इन हिंदी, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी एक बार देख सकते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा था. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड. सो देखिए, जो मदर बोर्ड होता है, ठीक है, उसका जो करेक्ट मैच है वो है सेकंड, बिकॉज जो मदर बोर्ड होता है वो अलाउ करता है प्रोसेसर को एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कि वो फंक्शन कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ. तो मदर बोर्ड को आप ऐसे समझिए कि आप कोई सिटी है जिसमें एक मेन रोड है जो बाकी सारे रोड्स को कनेक्ट करती है और सारे वेज को कनेक्ट करती है कि इस साइड से जाएंगे तो स्कूल आएगा, इस साइड से जाएंगे तो हॉस्पिटल्स आएगा. ठीक है, ऐसे ही मदर बोर्ड होता है आपके कंप्यूटर में जो इट कनेक्ट्स एवरीथिंग. ठीक है, हार्डवेयर, CPUs, RAM, everything. So that is basically your motherboard. Then the next is BIOS, इसका करेक्ट मैच है फोर्थ. सो बेसिकली इसका जो करेक्ट वो है फुल फॉर्म, दैट इज बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. तो ये इनिशियलाइज करता है और टेस्ट करता है सिस्टम के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को एंड इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है. तो बेसिकली इट इज़ लाइक आप कह सकते हैं मॉर्निंग अलार्म क्लॉक फॉर योर कंप्यूटर, जस्ट लाइक हाउ योर अलार्म वेक्स यू अप. ठीक है, एंड यू चेक योर क्लोथ्स, फोन्स एंड बैग्स बिफोर स्टार्टिंग द डे. सो BIOS जो है दैट वेक्स द कंप्यूटर अप. ठीक है, एंड इट चेक्स एवरीथिंग कि जो भी कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, दैट इज वर्किंग बिफोर लोडिंग द विंडोज. ठीक है, और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट इज वाई दैट इज द करेक्ट मैच. देन द नेक्स्ट इज CMOS. तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो डाटा को स्टोर करता है जैसे कि टाइम, डेट एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर BIOS. सो ये समझिए इट इज़ लाइक अ स्मॉल डायरी, या फिर आप नोटपैड की तरह इसे समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो याद रखने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हाट इज़ द टाइम, अभी क्या डेट है. ठीक है, क्या आप सेटिंग्स यूज़ करी हैं. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ CMOS. देन नेक्स्ट इज़ HTTP. सो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हैं कंटेंट्स को वेब पेजेस पे इनटू अ वेब ब्राउज़र फॉर व्यूइंग. सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट. जब यू टाइप अ वेबसाइट नेम लाइक www.google.com, तो जो HTTP है वो आपकी रिक्वेस्ट को लेता है टू द वेबसाइट सर्वर और फिर आपको ब्रिंग बैक करता है टू द वेब पेज एंड इट शोज यू ऑन योर ब्राउजर. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, many websites require the following to be completed. So that is, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, आई एम नॉट अ रोबोट, इस टाइप का आपको देखने को मिलता है बहुत सारी वेबसाइट में. तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है कि ये क्यों लगाया जाता है, कौन सा ऐसा डाटा इशू जिससे की वजह से जो इससे रिजॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज एक्यूरेसी, मैचिंग, quality या security. So now you have the following options and the correct answer is option number 4th, which is security. तो basically इसे डाटा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है. जो वेबसाइट्स होती हैं दे रिक्वायर यूज़र कि वो पूरा कंप्लीट करे सिक्योरिटी चेक का ही तो अब ये कह सकते हैं पार्ट होता है कैप्चा. ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अ पासवर्ड वेरिफिकेशन, ताकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर पाएँ. आपका जब नेट का रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे आपको पहले एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है, डेट्स अपना ईयर डालना पड़ता है बर्थ का, और फिर आपको एक कैप्चा मिलता है जिसमें आपको करेक्ट एंट्री डालनी पड़ती है. सो दैट ये ऑथराइज करता है कहीं ना कहीं कि आप इलेजिटिमेट पर्सन तो नहीं है जो यूज़ कर रहे हैं. तो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए इसको यूज़ करा जाता है, इंश्योर करा जाता है कि जो भी लेजिटिमेट यूजर्स हैं वही एक्सेस कर पा रहे हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को. प्रिवेंट करता है ये साइबर थ्रेट्स को बिकॉज इट हेल्प्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग, फिशिंग या फिर ऑटोमेटिक अटैक्स. कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होती है बिकॉज इट सेफगार्ड्स यूजर्स डाटा फ्रॉम ब्रीचेस. So that is why the correct answer is your option number 4th, which is security. Now let's move with the next question. So the next question is, आपको आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो A से E दे रखे हैं करेक्टली, जो पूरे पैराग्राफ में करेक्टली फिल होंगे, उनकी कौन सी स्पेस होनी चाहिए. सो ये है पैराग्राफ एंड दीज आर योर फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिए, देन आई शो यू द करेक्ट ऑप्शन. चाहो तो वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार. And these are your following options. और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर
सेकेंड. सो हाउ लेट्स डिस्कस. तो देखिए सबसे पहले आएगा कैश मेमोरी, बिकॉज ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है जो लिक्विड होता है सीपीयू में इटसेल्फ एंड इट यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल. तो इसीलिए ये करेक्ट है पहले वाले फिल इन द ब्लैंक पे. देन आएगा आपका डी विच इज़ फ्लैश मेमोरी, बिकॉज फ्लैश मेमोरी जो होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ रोम जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं एम्बेडेड डिवाइस में, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स में हो गया, स्मार्टफोन्स में हो गया, ठीक है. और ये रिटेन करता है डाटा को इवन विदाउट पावर. देन द नेक्स्ट इज देन जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा रोम. तो क्योंकि रोम जो है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, वो एक मेनली यूज़ करा जाता है आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में जहाँ पे आप स्टोर करते हैं. एंड इट इज़ द टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज BIOS विच इज़ बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है, जो बहुत एसेंशियल होता है फॉर बूटिंग द सिस्टम. देन नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी आएगा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरेज अलोकेशन स्कीम जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको एड्रेस करा जाता है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी. देन लास्ट में आएगा आपका बी विच इज़ रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो टेम्परली होल्ड करती है डाटा को अबाउट द करेंटली रनिंग प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे करेंटली रन हो रहा है. तो इससे क्या होता है कि आपको कोई एक्सेस मिलता है उस प्रोग्राम को और एग्जीक्यूशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो दैट इज़ द करेक्ट ऑर्डर विच इज़ CDAE एंड B. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अगेन लिस्ट दी गई है मैच द फॉलोइंग की. सो नाउ यू हैव टू चूज़ कि ये जो आपको डिवाइसेस दी गई हैं इनपुट डिवाइसेस उनके क्या यूजेस होते हैं एंड दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस. And the correct answer for this question is your option number second, which is A का third, B का fourth, C का first and D का second. So how let's discuss. तो देखिए जो माइक्रोफोन होता है उसको आप इनपुट वॉइस ओवर्स के लिए यूज़ करते हैं, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ माइक्रोफोन. सो दैट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग योर वॉइस, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट इज़ योर देन द नेक्स्ट इज़ योर नंबर पैड, ठीक है. तो उसका करेक्ट मैच है टू इनपुट अ पिन. तो कोई भी कीपैड में जो नंबर्स होते हैं उनको आप ऑब्वियसली पिन की तरह ही यूज़ करने के लिए एंटर करेंगे ना. पिन में तो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा इंसर्ट करा जाता है, तो नंबर पैड उधर यूज़ हो जाता है. देन नेक्स्ट इज़ योर माउस. तो माउस को आप यूज़ करते हैं कि जो भी मेन्यूज़ हैं उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए. तो बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शंस. देन द नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. तो जॉयस्टिक को आप एज अ फ्लाइट सिमुलेटर यूज़ करते हैं, बिकॉज मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइट सिमुलेशन या फिर गेमिंग में जॉयस्टिक को यूज़ करा जाता है. सो येस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का ही है और आईसीटी में इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं. डिजिटल इनिशिएटिव्स दिए गए हैं और इनके पर्पस दे गए हैं. बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो थे वो हमने अपनी ई बुक में कवर करे हैं. इफ़ यू हैव, आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा. ऑल्सो इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी इस क्वेश्चन को दिखाना चाहूँगी. हाउएवर करेक्ट आंसर रिवील हो गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, बट स्टिल. सो येस, दिस इज़ हाउ इट इज़ इन हिंदी. सो ऑब्वियसली आप लोग एक बार रीड कर लो. हाउएवर आंसर आपको पता चल ही गया है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज़ ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड. ओके, सो लेट्स डिस्कस. तो देखिए श्रोत सिंधु जो है वो थर्ड से मैच होता है, बिकॉज श्रोत सिंधु प्रोवाइड करता है एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. श्रोत गंगोत्री जो है वो फर्स्ट से मैच करता है, बिकॉज वो सिनॉप्सिस को होस्ट करता है रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट करे जा रहे हैं. श्रोत शुद्धि जो है दैट इज़ फोर्थ, वो फोर्थ से मैच करता है, बिकॉज दैट इज़ फॉर प्लेगरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव. एक ही प्लेगरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव है जो इंश्योर करता है कि जो अकेडमिक राइटिंग है वो ओरिजिनल है कि नहीं, कि उसमें कॉपी पेस्ट वाला काम हुआ है. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट. तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है दैट स्टैंड्स फॉर फ्री लिबरल, दैट स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. तो ये इसका करेक्ट मैच है. तो जस्ट इन केस अगर आपको ये लास्ट वाला भी पता होता फॉस का फुल फॉर्म, तो भी आप इसको ईजिली मैचअप कर सकते थे. सो दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स और इनको रैंक करना है कि स्लोएस्ट से फास्टेस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम. तो स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये याद रखिएगा. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज डी, सी, बी एंड ए. तो सबसे पहले आपका आएगा जो डी वाला है विच इज़ ऑप्टिकल ड्राइव, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट यही है जिसमें आपके हो गए CDs, DVDs. तो ये ऑप्टिकल ड्राइव का ही एग्जाम्पल है, ठीक है. इसमें मैकेनिकल रीडिंग की वजह से डिले होता है.
फिर आ जाएगा आपका उससे फास्टर जो है SSD, जो SSD जो है वो फास्टर है ऑप्टिकल ड्राइव से, पर ये RAM से जो है वो स्लोअर है। SSD के बाद आएगा आपका RAM, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इट इज़ मच फास्टर देन SSD बिकॉज एक ही वोलाटाइल मेमोरी होती है। याद रखिएगा RAM जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है और जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। और सबसे पहला आपका आ जाएगा फास्टेस्ट मेमोरी में, वो आ जाएगा CPU कैशेस, बिकॉज ये एक टाइप की मेमोरी होती है जिसमें आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं ऑन द प्रोसेसर और बहुत ही इमीडिएट एक्सेस इसका आपको मिल सकता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो यही होती है। सो येस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A एंड D, A से लेके D स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं कंप्यूटर मेमोरी साइज से रिलेटेड, तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, अबाउट द मेमोरी साइज। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज कि ओनली जो C स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो 3500 KB जो है वो स्मॉलर होता है 2 GB से। सो देखिए, सबसे पहले आपको मेमोरी साइजेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 1 KB जो होता है वो होता है 1024 बाइट्स, ठीक है, और जो 1 MB होता है वो होता है 1024 किलोबाइट्स, और 1 GB जो होता है वो होता है 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स इसीलिए क्योंकि पहली स्टेटमेंट कहती है कि 25 KB जो है वो स्मॉलर होता है 100 MB से, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि MB तो जो KB से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 1 MB में आता है 1024 किलोबाइट्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि 999 MB जो है दैट इज स्मॉलर देन 50 GB, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि 1024 MB जो है वो बन के 1 GB बनता है, तो 50 GB तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वो कहता है कि जो 3500 KB है दैट इज अप्रॉक्स 3.42 MB, वो स्मॉलर होता है 2 GB से, तो वो करेक्ट है बिकॉज 1 GB में ही 1024 MB होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो स्टेटमेंट डी थी वो भी फॉल्स है कि वो कहता है कि 2350 बाइट्स जो होते हैं दैट इज लार्जर देन 2 किलोबाइट्स, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज ओनली C is the correct answer. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.